हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार में जो भी नियोजित शिक्षक है उनका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी माह में होने की संभावना है। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। तो आप इधर उधर न भटके और इस चैनल से जुड़कर बिल्कुल फ्री में सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करें। आज के इस वीडियो में हम मैथ, साइंस एवं सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल एवं आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में तथा सी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ए का दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को 6 दिनों में और बी जो है उसी काम को कर सकता है 9 दिनों में और सी कर सकता है 15 दिनों में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 9 और 15 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 90। अब देखना है कि 6 के पहाड़ा में 90 कितनी बार में आता है। तो यहाँ पर 15 बार में हो जाएगा। और 9 के पहाड़ा में 90 आता है 10 बार में, तो यहाँ 10। और 15 के पहाड़ा में 90 आता है 6 बार में, तो यहाँ पर 6। तो ये जो 15, 10, 6 निकल करके आ गया है, ये क्या है, एक तरीके से इन तीनों का क्षमता है। यानी ए का क्षमता हो गया 15, बी का 10 और सी का 6। और यहाँ पर जो 90 है ये एक तरीके से हो गया, जो भी एलसीएम आया ये हो गया टोटल वर्क। यानी हमको तीनों मिला करके जो है तीनों से टोटल 90 काम करवाना है। तो तीनों मिल करके जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो तीनों का क्षमता निकल करके आया है, इसकी क्षमता से हम टोटल जो वर्क है इसमें भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 10 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो गया 90 और बटा में 15, 10, 25 और 6 हो गया 31। तो इसको हम इस तरीके से पूर्णांक में लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 28। यानी कि 2.28 बटा में 31 दिन ये तीनों द्वारा जो है लिया गया समय है। यानी तीनों जब मिल करके उस कार्य को करेंगे तो 2.28 बटा 31 दिन का समय लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि दो नल हैं दो नल एक हौज को जो है क्रमशः 6 घंटे एवं 9 घंटे में जो है भर सकता है। यानी पहला नल जो है वो 6 घंटे में और दूसरा जो नल है वो 9 घंटे में भर सकता है। यदि हौज खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पर दो नल है, मान लिए कि एक नल है ए और एक नल है यहाँ पर बी। तो नल ए जो है 6 घंटे में भर देता है और नल बी जो है वो 9 घंटे में भर देता है। तो यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 18 हो जाएगा। एक तरीके से 18 यहाँ पर क्या है, तो टोटल वर्क है। यानी हमको 18 काम करवाना है। तो 6 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, तो 6 के पहाड़े में 18 आता है 3 बार में और 9 के पहाड़े में 18 आता है 2 बार में। तो ये दोनों नल का जो है क्षमता निकल करके आ गया है। ए का क्षमता हो गया यहाँ पर 3 और बी का क्षमता निकल करके आ गया है यहाँ पर 2। अब जो है दोनों द्वारा जो है मिल करके, यानी दोनों नल एक साथ जब खोल दिया जाएगा तो टंकी जो है भरने में कितना समय लगेगा, कितने घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर ये जो क्षमता है इससे जोड़ करके भाग दे देते हैं टोटल वर्क में। तो 3 और प्लस हो जाएगा 2 यहाँ पर। तो 3 और 2 कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो 18 बटा 5, 18 बटा में आ गया यहाँ पर 5। अब इसको हम पूर्णांक के रूप में इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 × 15 हो जाएगा और 3 18, यानी 3.3 बटा 5 घंटा में ये दोनों नल जो है मिल करके उस टंकी, खाली टंकी को जो है या हौज जो भी हो उसको भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 8 मजदूर जो है, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी 8 मजदूर मिलकर के किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आठों ने जो है मिलकर कार्य को जो है आरंभ किया है, मतलब काम को शुरुआत किया 8 आदमी मिल करके, तथा 2 दिनों के बाद जो है 8 और मजदूर आ गए। यानी 2 दिन बाद 8 और मजदूर बढ़ गए यहाँ पर। तो बाकी जो बचा कार्य है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो शुरुआत में जो है 8 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल वर्क का, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 गो मजदूर अगर 16 दिन काम करे तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा 16 8 हो जाएगा यहाँ पर 128। अब यहाँ पर 8 मजदूर 16 दिनों में काम कर सकते हैं, लेकिन आठों जो है मिलकर काम आरंभ करते हैं और 2 दिनों के बाद, यानी कि 2 दिन तक जो है 8 ही आदमी जो है मिल करके काम किए हैं यहाँ पर। तो 8 आदमी के द्वारा जो है हम 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। 2 दिन का काम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 दिन में आखिर कितना काम हुआ। तो 2 दिन का काम बराबर हो जाएगा यहाँ पर
2 में 8 से गुना कर देंगे क्योंकि शुरुआत में 8 ही आदमी लगा है। तो यहाँ पर 2 दिन में काम कितना हो पाया, तो 2 दिन में काम हो पाया 16 और टोटल काम कितना करवाना था 128। अब शेष काम कितना रह गया है, तो शेष काम यहाँ पर निकाल लेते हैं। शेष काम बराबर हो जाएगा, टोटल काम है 128 और 128 में से 16 को घटा देते हैं तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 112। अब यहाँ पर ये आ गया एक तरीके से शेष काम 112, अभी भी काम बाकी है। अब जो 112 काम बाकी है तो यहाँ पर 2 दिनों के बाद 8 और आदमी आ जाते हैं, यानी पहले से 8 जो है मजदूर खट रहे थे, अब हो गया टोटल 16 मजदूर, यानी 8 और शामिल हो गए। तो अब जो है बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो अब जो ये 112 जो काम है यहाँ पर, अब इसको 16 मजदूर मिल करके करेंगे ना यहाँ पर, तो 16 से हम इसको भागा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 7, यहाँ पर 16 7 112, तो निकल करके आ गया 7 दिन, यानी शेष जो काम है वो 7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर अंडर रूट में है और इसका यहाँ पर घनमूल एक तरीके से 64 का निकालना है, प्लस 36 और बटा में है 17/7 और प्लस 4। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, हम 64 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी घनमूल के रूप में यहाँ पर 4 गुना 4 के रूप में, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 36 और बटा में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 17/4 और प्लस 4, सॉरी 17 में यहाँ पर 7 है और प्लस 4। अब यहाँ पर घनमूल जब निकालेंगे, अब यहाँ पर 3 है तो इस 3 गो का एगो बाहर निकलेगा यहाँ पर, यानी कि 64 का घनमूल हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पर 36 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर 17/7 और प्लस 4 है, तो इसका जब हम बटा पर का जोड़ बनाएंगे यहाँ पर, तो 17 और प्लस 7 चौके 28 और बटा में आ जाएगा यहाँ पर 7। तो यहाँ पर 36 और 4 जोड़ दिए तो 36 और 4 हो गया 40 और बटा में हो गया यहाँ पर 17 और 28 जोड़ देते हैं तो 8 7 15 और यहाँ पर हो गया 2 1 3 और 1 4 और बटे में हो गया 7। अब इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर है 40 और भाग के रूप में है, यानी भाग के रूप में कितना है, तो 45/7 है, तो जब भाग को यहाँ पर गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा यहाँ पर, तो गुना 45/7 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 7/45। अब इसको 5 से कटा देते हैं, 5 8 40 और ये कट गया 5 9 45, तो 8 7 56 और बटा में 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 15 छात्र की जो औसत आयु है वो 18 वर्ष है। 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष। एक नए छात्र की आयु अगर जोड़ दिया जाए उसमें, तो औसत जो आयु है उसमें 1 की कमी हो जाती है। तो बताना है कि नए छात्र की आयु क्या है। तो शुरुआत में 15 छात्र है, तो 15 छात्र का आयु टोटल निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा। यहाँ पर 15 छात्र का टोटल पहले निकाल लेते हैं कितना, तो 15 स्टूडेंट्स का यहाँ पर लिख देते हैं 15 स्टूडेंट्स का टोटल आयु मिला करके, तो हो जाएगा टोटल छात्र है 15 और यहाँ पर औसत कितना है, तो 18 है। तो 15 में 18 से यहाँ पर गुना करा देते हैं, तो 15 में 18 से गुना कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 8 120 0 और 12 बच गया यहाँ पर, 15 कम 15 और 12 हो गया 27, यानी टोटल आ गया 270 यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक नए छात्र को जब शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर पहले से 15 छात्र हैं और इसमें एक छात्र और शामिल हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पर टोटल छात्र 16 और औसत आयु पहले 18, अब 1 का कमी, तो हो जाएगा औसत आयु अब 17। तो यहाँ पर अब ये निकालते हैं यहाँ पर जो है 16 छात्र का, 16 स्टूडेंट्स का, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो बढ़ गया है, तो 16 स्टूडेंट का निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 16 स्टूडेंट का 16 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 17, क्योंकि औसत में 1 का कमी हो गया है तो यहाँ पर औसत 17 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 16 7 112 के 2, अब बच गया हासिल कितना, तो 11। अब 16 एकम 16 और 11 जोड़ देते हैं तो 16 और 10 26 और 1 हो जाएगा 27, तो यहाँ पर निकल करके आ गया 272। अब पूछा है कि नए विद्यार्थी की जो है आयु कितनी है, तो नए विद्यार्थी की जो आयु है यहाँ पर नए विद्यार्थी का आयु हो जाएगा, इस टोटल 16 विद्यार्थी की आयु में से यानी 272 में से हम 15 का घटा देते हैं, तो यहाँ पर 270 को माइनस कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 2 ईयर्स। तो जो नया विद्यार्थी उसका आयु कितना हो गया, 2 ईयर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 60,000 है, उसमें 3 वर्ष जो है
क्रमशः 10%, 15% और 20% वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। मतलब शहर की जो जनसंख्या है वो पहला वर्ष 10%, दूसरा वर्ष 15% और तीसरे वर्ष 20% की लगातार वृद्धि हो रही है। तो बताना है कि 3 वर्ष बाद जो है शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अभी शहर की प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान में जनसंख्या है 60,000। अब यहाँ पर पहले साल वृद्धि हो गया 10%, यानी कोई भी चीज़ 100% होता है 10% बढ़ गया, यानी हो गया 110 और परसेंट हटेगा तो नीचे आ गया यहाँ पर 100। फिर नेक्स्ट ईयर जो है 15% बढ़ गया, यानी हो गया 115/100 गुना नेक्स्ट ईयर फिर तीसरा साल जो है 20% बढ़ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 120 और बटा में हो जाएगा 100। तो यहाँ से जो है 4 जीरो से ये हम काट दिए, इस 4 जीरो को कटा दिए और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया इसका यहाँ पर। नेक्स्ट अब बाकी जो है ऊपर में गुना करा लेते हैं, यानी कि 6 यहाँ पर बच क्या गया है तो 6 गुना 11 गुना 115 गुना 12। तो यहाँ पर 11 छक 66 और 66 में जो है 12 से गुना करा करके फिर 115 से गुना करा देना है यहाँ पर। तो आप जो है ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ कि एक रंगीन टीवी को 5,060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मतलब एक रंगीन टीवी है जिसको बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। 5,060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। और यदि 4,830 रुपये में टीवी को बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य जो है ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य है 5,060। और देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है तो जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो लाभ हो या हानि हो उसको बटा में लेकर के चलना है। यानी यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया 110% और 110% यानी कि हो गया 1.1। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट से ऊपर एक जीरो चला गया यहाँ पर और इसको 11 से कटा देते हैं तो 11 चौके 44 हो गया और 4 और 6 बच गया, 11 छक 66 और 2 जीरो और लग गया। यानी कि खरीदे थे हम कितना में, तो 4600 में जो है टीवी सेट को खरीदे थे। अब कह रहा है कि जब हम उसको 4,830 रुपये में बेचेंगे तब लाभ होगा कि हानि होगा। तो खरीदे हैं 4600 में, अब की बेच रहे हैं 4,830 में, तो फिर भी जो है हमको लाभ होगा यहाँ पर। अब वही निकालना है कि लाभ कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर पहले हम लाभ ज्ञात कर लेते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य दूसरी बार 4,830 में से हम 4600 को घटा देते हैं। 4,830 में से घटा देते हैं 4600 को, तो बराबर आ जाएगा कितने का लाभ हो गया यहाँ पर, तो 230 रुपये का जो है लाभ हो रहा है। तो 230 रुपये का ये जो लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, लाभ प्रतिशत, वो हमेशा क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट 230 रुपये का हुआ है। और यहाँ पर किस पर, तो यहाँ पर होगा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है 4600 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो को कटा दिया यहाँ पर और ये 23 दूनी 46 कट गया, 23 से कम 23 और एक जीरो और 2 से इसको कटा दिए 5 बार में। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंट निकल करके आ गया 5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 5%। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में और वो भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालें। तो एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम इसके स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो स्पीड जो है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 5/18 से गुना करा देते हैं, तब ये कट गया 6×3 यहाँ पर और ये 6×5 30। तो हो गया यहाँ पर 50/25 और बटा में 3 और ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अब जो है समय कितना लेती है प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 45 सेकंड का समय लेती है। तो समय बराबर क्या होता है, चाल दूरी समय में समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी बटा चाल हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो है समय है 45 सेकंड, तो समय की जगह पर 45 सेकंड हो गया। और दूरी, तो दूरी जो है यहाँ पर रेलगाड़ी एक तो अपनी दूरी खुद जो है अपना लंबाई खुद तय करेगी और उसके साथ ही साथ जो है प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म ये दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई हमको निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम x मान लेते हैं यहाँ पर। तो रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो 120 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, और प्लेटफॉर्म को मान लिए x। और चाल कितना आया है, तो चाल अभी मीटर पर सेकंड में यहाँ पर 25/3 मीटर पर सेकंड है। तो नीचे रख देते हैं 25/3, तो यहाँ पर हो गया 25/3। अब क्या करते हैं कि इसको तिरछा तिरछा जो है गुना करा लेते हैं, यानी 45 में गुना करा देते हैं ये 25/3 से, और बराबर रख देते हैं 120 + x। तो यहाँ से जो है 3 से कटा दिए इस 45 को 15 बार में, और 25 में 15 से गुना करा देते हैं। तो 25 5 75 के 5 7 बच गया, और यहाँ पर 25 से कम 25 और 7 हो गया कितना, तो 32। तो यहाँ पर निकल करके आ गया कितना, 325 गुना किए 25 और 15 तो हो गया 325, और बराबर हो गया 120 और प्लस x। अब हमको x का मान चाहिए, तो 325 का 325 इधर रह गया और इधर आ गया बराबर के यहाँ पर लेफ्ट साइड, तो माइनस में 120 हो जाएगा और बराबर x। तो x का मान आ गया यहाँ पर 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 2 में से 2 घटाएं 0, 3 में से 1 घटाएं 2, यानी कि ये x हम क्या माने थे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई हो गया यहाँ पर 205 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि रमेश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 1500 रुपये जो है उधार लिए। 2 वर्ष 73 दिन के बाद, यानी 2 वर्ष 73 बाद का मतलब है 2 वर्ष 73 दिन के बाद जो है उसे कितने रुपए वापस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो वर्ष और दिन दोनों में है। इसको पहले हम वर्ष में बदल लेते हैं, क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो वार्षिक दिया हुआ है। तो पहले इसको वर्ष में बदल लेते हैं। तो 2 वर्ष और है कितना दिन, 73 दिन, तो इसको हम 73/365 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग कर दिए यहाँ पर। अब ये 73 से हम इसको कटा सकते हैं कितनी बार में, तो 5 बार में। तो यहाँ पर निकल करके आ गया कितना, 5 दूनी 10 और 1 11/5 ये साल, यानी कि 11/5 साल में जो है 1500 रुपया जो उधार लिया गया है वो 11/5 साल बाद कितना हो जाएगा, यानी हमको ब्याज के साथ जो है कितना रुपए चुकाना होगा, ये प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर जो ब्याज के रूप में जो है कितना रुपया लिया गया है, तो 1500 रुपये की राशि उधार ली गई है। तो पहले हम ब्याज ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T और बटा में होता है यहाँ पर 100। P यानी हो गया प्रिंसिपल जो भी हम उधार लिए वो, और R यानी कि रेट दर हो गया, और T समय हो गया, और बटा में 100। तो यहाँ पर 1500 रुपये उधार लिए हैं 12% की रेट से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 गुना 12% की रेट पर, तो गुना 12, और कितने समय के लिए, तो 11/5 साल के लिए, और बटा में आ गया यहाँ पर 100। तो 2 0 से 2 0 कटा दिए, और ये 5 से कटा दिए 3, तो यहाँ पर निकल करके आ गया, यहाँ 12 या 36 में जो है 11 से गुना करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 36 में 11 से गुना करना है। तो 11 छक 66 हो गया, 6 बचा, और 11 तिया 33 और 6 हो गया 39। यानी कि ब्याज के रूप में हमें कितना देना पड़ता है, तो ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है, यह भी साधारण ब्याज निकल करके आया है। तो ब्याज के रूप में हमें 396 रुपये देना पड़ रहा है, और पूछा है यहाँ पर क्या, एक तरीके से मिश्र धन हमको ज्ञात करना है कि उसे कितने रुपए वापस करना चाहिए। तो लिए हैं 1500, तो 1500 थोड़े ना यहाँ पर लौटाएंगे, अब इस पर 12% जो है ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर हमको मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी जितना हम राशि उधार लिए हैं वो, और इसमें जो है ब्याज को जोड़ दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल और प्लस हो गया SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पर 1500 उधार लिए हैं 1500, और प्लस हो जाएगा 396। तो यहाँ पर निकल करके आ गया कितना रुपए, मिश्रधन यानी कि मिश्रधन के रूप में लौटाना होगा। तो 15 3 1896 रुपये जो है हमको मिश्रधन के तौर पर लौटाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 40% की वृद्धि
तथा उसके चौड़ाई में जो है 30% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। तो आयत का क्षेत्रफल पहले क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। तो लंबाई को पहले बढ़ाया गया है 40%, यानी हो गया कितना परसेंट, तो 140%, और 140% यानी कि हो गया 1.4। उसके बाद जो है यहाँ पर चौड़ाई को कमी कितना किया गया है 30%, यानी 100 में से 30 घटा दिए तो हो गया 70%, और 70% का मतलब हो गया 0.7। अब यहाँ पर जो है 1.4 में 0.7 से गुना करा दीजिए, तो 14 7 98, 0 पॉइंट हो गया 98। और ये देखिए कि यहाँ पर जो है कितना, यहाँ पर 98 0.98 आ रहा है। अब इसको हमको परसेंटेज में बदलना है कि कितना परसेंट का वृद्धि या फिर कमी हुआ है। तो वृद्धि या फिर कमी निकालना है। यहीं से जो है साफ साफ पता चल रहा है कि 2% का यहाँ पर जो है लॉस हुआ है, यानी कि उसके क्षेत्रफल में लॉस क्या, कि उसके क्षेत्रफल में जो है 2% की कमी हुई है। अब जैसे यहाँ पर हम 1 में से घटा लेते हैं, पता चल जाएगा कि कितने का कमी हुआ है। तो क्षेत्रफल में कमी, तो क्षेत्रफल में कमी बराबर हो जाएगा, कमी बराबर यहाँ पर 1 में से यानी 100% में से घटा दीजिए जो मान आया है, तो 0.98 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 2% का जो है इसके क्षेत्रफल में, यानी आयताकार मैदान के क्षेत्रफल में 2% की कमी हुई है। इसी को हम जो है फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या है कि x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई और बटा में 100 है। तो यहाँ पर जो है पहले यहाँ जो इसका लंबाई है 40% का वृद्धि हुआ है, तो प्लस में 40% यहाँ पर 40% हो गया, और जो है उसके चौड़ाई में कमी हुआ है 30%, तो यहाँ पर कमी हुआ है तो -30 रखेंगे, और उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, और x के जगह पे 40 और गुना y के जगह पर माइनस में 30 रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल उसके जो उसका जो चौड़ाई है उसमें कमी आया है 30% का, तो यहाँ पर माइनस में 30 रखना है, और बटा में 100। तो यहाँ पर 40 में से जो 30 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 10, और ये प्लस माइनस माइनस में निकल करके आएगा, 40 में 30 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1200, और बटा में 100 से कर देते हैं यहाँ पर डिवाइड। तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब -12 में से जो है 10 को घटा दिए तो -2 आ रहा है, यानी -2% का क्या हो गया, तो -2% जो है कमी हो गया यहाँ पर क्षेत्रफल में। नेक्स्ट अब चलते हैं विज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। जनरल नॉलेज पहले यहाँ पर है, इस तरीके से आगे पीछे हो गया यहाँ पर। पहले यहाँ से साइंस को देख लेते हैं। साइंस के क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसका कारण क्या है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। धूल कण के कारण ही जो है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि परिपथ में विभवांतर मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि याददाश्त का संबंध, याददाश्त, भूलना, याददाश्त, ये सब जो है का संबंध जो है मस्तिष्क के किस भाग से है। तो हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड की सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो निम्न में से 4 ऑप्शन है यहाँ पर, हाइड्रोजन होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो सबसे ज़्यादा जो है मानव शरीर में पाया जाता है वो है प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है यहाँ पर कि कौन सा रोग जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, यानी पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं में कम। तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता जो है पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। तो सबसे कम घनत्व जो है वो किस तत्व का है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सोडियम, पारा, कॉपर की लिथियम। तो सबसे कम घनत्व वाला तत्व हो जाएगा लिथियम, और सबसे अधिक घनत्व पूछा जाए तो हो जाएगा ऑस्मियम। और यहाँ पर लिथियम सबसे हल्की धातु भी है, और ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु में भी आता है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है पानी, ऑक्सीजन, राख की बर्फ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन को जलाने पर बनता है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है
कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन है विटामिन ए के, कि विटामिन ए डी सी, कि विटामिन बी सी होगा, कि ए डी ई के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो हो जाएगा बी सी, याद रखना है। और ये जो है ए डी ई के, ये वसा में यानी फैट में घुलनशील है ये विटामिन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा पदार्थ केंद्रक में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो केंद्रक में अब यहाँ पर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। तो केंद्रक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये साइंस का लास्ट सवाल है कि रक्त की अशुद्धियाँ जो है किस अंग में जाकर छनती हैं। तो रक्त की जो भी अशुद्धियाँ होती है वो वृक्क यानी कि किडनी में जाकर के छनती हैं। नेक्स्ट अब जनरल नॉलेज के सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व रक्तदान दिवस जो है यानी ब्लड डोनेट डे, ये कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है यह हर साल 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से जो है सबसे प्राचीन है। अब यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद में बताना है कि सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन जो वेद है यानी सबसे पुराना वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु ऑप्शन है लोहा, तांबा, सीसा, टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तो प्रयोग में लाया गया जो है सबसे पहला जो धातु है वो है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंबिसार ने जो है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग जो महाजनपद है, जो 16 महाजनपद है उसमें से एक जनपद का नाम है अंग, तो अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन है धनानंद, अजातशत्रु, बिंदुसार, ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार ने जो है किसे हरा करके, तो बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि भारतीय संविधान में समान जो नागरिक संहिता का उल्लेख है, यह समान नागरिक संहिता का उल्लेख यह किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता से आपको समान अंक याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 44। तो समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल 44 में है और यह किस राज्य में लागू है, तो राज्य का नाम हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी नदी जो है यह अपने नाम बदलने के लिए प्रख्यात है। यानी सबसे ज़्यादा जो है अपना मार्ग बदलती है, सॉरी यहाँ पर नाम की जगह जो है मार्ग कर लीजिए, कि कौन सी नदी जो है अपने नाम बदलने की जगह मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मार्ग बदलने वाली यानी अपना रास्ता बदलने वाली नदी है वो है कोसी। और कोसी नदी को ही जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, और बंगाल का शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टोटल जो है यहाँ पर 27 क्वेश्चंस में से आपको कितने जो है क्वेश्चंस राइट हो पाए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।